वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं ऑटम 2021 के अटेम्प्ट से, जो कि IS-37 एंड IS-10 के टॉपिक से रिलेट करता है। क्वेश्चन का टाइटल है होल्वा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेट एज्यूम करनी है कि 1 अगस्त 2021 है। ऑन 1 जनवरी 2021 यानी इससे बहुत पहले Volvo Automobiles Limited HAL launched vehicle that with the brand name of Deluxe. In March 2021, reports were circulated in social media that carbon emissions from Deluxe exceed the regulatory limits. In May 2021, HAL announced to halt the sales of Deluxe upon receiving an inquiry from regulatory authority. इस तरह के क्वेश्चंस में डेट्स को जो है नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये देखते हैं कि डेट्स इसमें जो जो मेंशन है वो क्या है। 1 जनवरी जब एक व्हीकल लॉन्च हुआ, मार्च 2021 जब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए, मई 2021 जब प्रॉब्लम एक किस्म के समझ लें कि कंफर्म हो गए क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से सेल्स पे पाबंदी लग गई, और ऑन 1 जून 2021 HAL अनाउंस दैट high emissions were confirmed in those batches of Deluxe which were produced from March 2021 and onwards due to defect in assembling of emission kit। यानी इसका मतलब है कि जो जनवरी और फरवरी में वो प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके थे और सेल कर चुके थे उसमें प्रॉब्लम नहीं था। मार्च से ऑनवर्ड प्रॉब्लम आया, मार्च और अप्रैल में, क्योंकि मई में तो उन्होंने वैसे ही प्रोडक्शन फिर हॉल्ट कर दी थी। सेकेंड पॉइंट है कि कस्टमर्स कैन गेट द डिफेक्ट फिक्स्ड फ्रॉम ऑथराइज डीलर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो अब ये उन्होंने यानी एक्सेप्ट भी कर लिया कि डिफेक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है HAL की, और कस्टमर्स जो हैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ऑथराइज डीलर के थ्रू फिक्स करवा सकते हैं। नंबर 3, सेल ऑफ डिलक्स विल आल्सो रिज्यूम फ्रॉम 1 जुलाई 2021। क्योंकि प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई हो गया कि एमिशन किट का प्रॉब्लम था, उसको असेंबल करने में उसको उन्होंने ठीक कर लिया, तो ऑनवर्ड जो प्रोडक्शन हो रही होगी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। तो ये एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है और इसके बाद हम फर्दर देखते हैं। The senior management has summarized the following financial implication of the above matter। तो सीनियर मैनेजमेंट ने कुछ इम्प्लीकेशन, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन समराइज किए हैं, और ये हमारे पास 1 to 6 जो है आइटम्स लिखे हुए हैं। और फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलिवेंट IFRS। तो यहाँ पर IS-37 और IS-10 तो बड़ा अपेरेंट है क्वेश्चन का जिस तरीके की वर्डिंग है, लेकिन बाकी स्टैंडर्ड से रिलेटेड भी हमें थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, और जहाँ पर उनसे रिलेटेड गाइडेंस की बात आएगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस यानी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, एक्सट्रैक्ट नहीं बनाने, हमने डिस्कस करना है। हाउ द अबव फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, जो 6 आइटम्स डिफाइन किए गए हैं, शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ HAL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। तो सारी सिचुएशन में दो डेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जून 2021 जो हमारा ईयर एंड है, और आज जो डेट है वो हमने एज्यूम करनी है 1 अगस्त 2021 की। यानी अभी तक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ऑथराइज फॉर इशू नहीं हुई, और इसलिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली होगी तो उसको हम एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं इस टाइम तक। सो इस बेसिस पर आंसर डेवलप करते हैं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन को 1 by 1 हमने डिस्कस करना होगा जैसे रिक्वायरमेंट है। तो सोल्यूशन बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर मेंशन कर लेंगे, और हमने बेसिकली डिस्कशन करनी है फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस की, कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 30 जून 2021 की हैं ऑफ HAL, उस पर क्या इम्प्लीकेशन और क्या डिस्कशन हमारी बनती है। तो 1 by 1 हर आइटम को पढ़ते जाएंगे और उसके इम्पैक्ट्स को कंसीडर करते जाएंगे। अब पहला आइटम देखते हैं कि ऑन 10 जून 2021, अब 10 जून ईयर एंड से पहले है, A penalty of ₹20 million was imposed by the regulatory authority on 25th July 2021। ये अब ईयर एंड के बाद है। An additional penalty of ₹2 million was imposed due to non-payment of penalty within 40 days। 40 days गुजर गए थे, स्टिल उन्होंने क्योंकि पेमेंट नहीं की थी तो मजीद 2 million की पेनल्टी लगा दी गई। HAL has decided to challenge the additional penalty on the relevant forum।
अब वो एडिशनल पेनल्टी को तो चैलेंज करना चाह रहे हैं, ओरिजिनल पेनल्टी को चैलेंज नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो IS 10 का होगा। तो जो पेनल्टी 20 मिलियन की है वो ईयर एंड से पहले इम्पोज की गई है, उसकी कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी, वो एक एडजस्टिंग इवेंट होगा, उसका जो है एक्रूवल रिकॉर्ड होना चाहिए। जबकि जो एडिशनल पेनल्टी है 2 मिलियन की, वो ईयर एंड के बाद इम्पोज हो रही है, वो ईयर एंड पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये अलग बात है कि बाद में जाके क्या फैसला होगा, लेकिन 30 जून 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉन एग्जिस्टिंग आइटम है। तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड नहीं करेंगे। वंस अगेन ये एक देखना पड़ेगा कि मटीरियल है तो डिस्क्लोजर वगैरह देना है, तो अदरवाइज वरना जनरली इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स पर कोई इंप्लीकेशन नहीं है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? सिचुएशन वन, सबसे पहले हम दो आइटम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक तो है पेनल्टी ऑफ ₹20 मिलियन जो 10 जून 2021 को लगी, और फिर एडिशनल पेनल्टी 2 मिलियन की जो 25 जुलाई को लगी। अब जो 20 मिलियन की पेनल्टी है 10 जून, क्योंकि हमारे ईयर एंड की डेट से पहले की बात हो रही है, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट है और इस अमाउंट को एक्रू कर देना चाहिए। ये एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट जिसकी वजह से हमारी पेनल्टी हुई है वो ईयर एंड से पहले हो चुका था। सो एडजस्टिंग इवेंट है, एक्रू करें, और ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो यानी जिस दिन पेनल्टी इंपोज की गई उसी दिन आप पे लग गई थी। जहां तक एडिशनल पेनल्टी की बात है, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ईयर एंड पे एग्जिस्ट नहीं करते थे और इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं। Defect in the existing inventory of Deluxe will be fixed by HAL at its factory in the month of August 2021. The rework cost will be rupees 15 million and loss of profit due to temporary suspension of production will be rupees 30 million. Once again इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये कि जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है उस पर आपको ठीक करना पड़ेगा, उसमें फॉल्ट है, उसको ठीक करने पे कुछ एक्सपेंडिचर होगा, एक चीज़ तो वो आ गई। दूसरी ये है कि इस दौरान क्योंकि रिवर्क हो रहा होगा तो आपको प्रोडक्शन को जो सस्पेंड करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन को रोकने की वजह से आपको कुछ प्रॉफिट जो है वो फॉरगो करना पड़ेगा, तो वो जो लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा वो भी एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर दो एरियाज हैं। एक तो जो इन्वेंट्री अभी तक आपने सेल नहीं की उसमें आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी की तरफ कि आपने उसको ठीक करके देना, लेकिन आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी NRV उससे ज़रूर अफेक्ट होती है, तो उसको कंसीडर करेंगे। दूसरी बात ये कि जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है इस पर तो IS 37 की स्पेसिफिक गाइडेंस है कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को हम रिकग्नाइज नहीं करते उसकी कोई भी प्रोविजन। जब लॉसेस एक्चुअली इनकर हो जाएंगे तो तब रिकग्नाइज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस में कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो इसको इंकॉर्पोरेट करते हैं। तो पहला इशू है रीवर्क कॉस्ट जो 15 मिलियन की अगस्त के अंदर लगने का एक्सपेक्टेशन है, और दूसरे नंबर पर हम कंसीडर करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट जो प्रोडक्शन को सस्पेंड करने की वजह से 30 मिलियन का एक्सपेक्टेड है, वो भी अगस्त के महीने में। अब जो रिवर्क कॉस्ट है इसकी ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो कोई नहीं है, क्योंकि जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे इन्वेंट्री के ऊपर तब तक आपने ये पैसे तो नहीं देने होंगे, तो इसकी प्रोविजन तो कोई रिकग्नाइज नहीं होती। अलबत्ता इस कॉस्ट को जब आप जो इन्वेंट्री आपकी डीलक्स कार की जो आपकी इन्वेंट्री है उसको एस्टिमेट करते हुए आपको कंसिडर करना चाहिए, और इसमें इस बात को देखना चाहिए कि अगर NRV कॉस्ट लोअर है तो फिर राइट डाउन की जो एडजस्टमेंट है वो भी रिकॉर्ड करनी होगी। जहाँ तक लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात है तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं की जाती। इन लॉसेस को सिर्फ तब नेक्स्ट ईयर में रिकग्नाइज किया जाएगा जैसे रूटीन में अकाउंटिंग करते हैं, जब ये एक्चुअली लॉसेस हो जाएंगे, और अनलेस कि एक्चुअली लॉसेस हो जाएं तो इनकी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती और इनको अकाउंट फॉर करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड आइटम की तरफ चलते हैं। डिफेक्ट इन ऑल व्हीकल सोल्ड ड्यूरिंग मार्च टू मई, क्योंकि मार्च टू मई जो सेल हुई थी उसी में प्रॉब्लम था, विल बी फिक्स्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर्स इन जुलाई एंड अगस्त 2021। तो वो डीलर्स जो हैं उसको ठीक करेंगे। कॉस्ट विल बी रीइंबर्स्ड टू डीलर्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ व्हीकल्स फिक्स्ड। Thou HAL is legally bound to fix the defect in all vehicles which will cost approximately rupees 50 million। के सारे व्हीकल्स अगर फिक्स करने पड़े तो इनको 50 मिलियन देने पड़ेंगे। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट ओनली 85% ऑफ कस्टमर विल गेट देयर व्हीकल फिक्स, बाकी 15% जो हैं वो उसको ठीक नहीं करवाएंगे फॉर मे बी एनी रीज़न कि वो ऑलरेडी ठीक करवा चुके हों या वो इनके डीलर्स के थ्रू ठीक ना करवाना चाहते हों। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है रिपेयर कॉस्ट की बात हो रही है 50 मिलियन की, और इस कॉस्ट के अंदर जो चांस है वो 85%। कॉस्ट जुलाई और अगस्त में लगनी है,
तो इसमें जो इन्वेंट्री है वो तो ऑलरेडी सेल हो चुकी है ईयर एंड से पहले, इसलिए हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती है। इसको रिस्पॉन्ड करते हैं अकॉर्डिंगली। तो 50 मिलियन की जो हमने रिपेयर कॉस्ट की रीइंबर्समेंट करनी है, उसमें हमें प्रोविजन तो लाजमी रिकग्नाइज करनी चाहिए, क्योंकि जब हमने अनाउंसमेंट कर दी और डिफेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो एक कंस्ट्रक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो हमारी राइज हो गई। अब प्रोविजन रिकग्नाइज कितने की करें? पूरे 50 मिलियन की रिकग्नाइज नहीं होगी। जो मोस्ट लाइकली आउटकम है वो ये है कि 85% कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी। तो मोस्ट लाइकली आउटकम की बेस पर 50 मिलियन का 85% बनता है 42.5 मिलियन, और इतनी प्रोविजन हम रिकग्नाइज कर रहे होंगे। इसके बाद इशू नंबर 4 देखते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड ऑफ डिलक्स, जो कार जिसमें डिफेक्ट आया वुड रिड्यूस बाय ₹150 मिलियन। तो एक इंटरनली जनरेटेड ब्रांड की इम्पेयरमेंट हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर IS-38 का अप्लाई होता है कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स को तो हम रिकग्नाइज ही नहीं करते एज एन एसेट। जब एसेट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं करते तो उनकी वैल्यू में कमी या इजाफा होने की वजह से भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो देयर वुड बी नो इम्पैक्ट ऑफ सच इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नो इफेक्ट, इंटरनल जनरेटेड ब्रांड्स आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज एसेट। तो जो इम्पेयरमेंट है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। फिफ्थ आइटम है कि वैल्यू इन यूज ऑफ प्रोडक्शन लाइन ऑफ डिलक्स वुड रिड्यूस बाय ₹80 मिलियन। तो जिस प्रोडक्शन लाइन के थ्रू डिलक्स कार जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, उसकी वैल्यू इन यूज रिड्यूस हो जाएगी बाय 80 मिलियन। अब जो वैल्यू इन यूज है इसको कंपेयर करना चाहिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ, और फिर जो हायर अमाउंट होगी वो रिकवरेबल अमाउंट है, फिर रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर किया जाएगा कैरिंग अमाउंट के साथ, और फिर अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस अराइज होता है तो उसे IS-36 के मुताबिक रिकग्नाइज कर लिया जाएगा, और अगर नहीं अराइज होता तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो ऑब्वियसली इसकी इंप्लीकेशन तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कि चेक करना पड़ेगा, हो सकता है इसकी वजह से इंपेयरमेंट लॉस अराइज हो और हो सकता है कि इंपेयरमेंट लॉस अराइज ना हो। इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट डेफिनेटली यहाँ पर मौजूद है। तो हम कहेंगे कि जी रिड्यूस वैल्यू इन यूज को कंपेयर करना चाहिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ, और जो हायर अमाउंट होगी उसे रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर कर लेंगे। फिर अगर कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड करती है जो हम डिटरमिन करेंगे, तो फिर हमें इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज कर लेना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद IS-36। लास्ट पॉइंट है कि इन जून 2021, यानी ईयर एंड से पहले की बात हो रही है, द रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज इंट्रोड्यूस न्यू एमिशन प्रोटोकॉल टू इंश्योर दैट द एमिशंस आर विद इन द लिमिट्स एंड नीड्स टू बी कंप्लाइड बाय 30 सितंबर 2020। तो एक ऑर्डर इशू हुआ है जिसमें ईयर एंड के बाद की एक डेट दी हुई है कि जिस तक आपने कंप्लायंस करनी है। जो न्यू प्रोटोकॉल है विल रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 मिलियन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर 30 जून तक एक एंटिटी ने ये मॉडिफिकेशन नहीं भी की तो उसने अभी तक तो लॉ की कोई नॉन कंप्लायंस नहीं की, और ये एंटिटी अपने फ्यूचर एक्शन से इसको अवॉइड भी कर सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आंसर के अंदर वन बाय वन हम पॉइंट पे बात करेंगे। एक तो कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर एक्सपेंडिचर है और इसकी कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होगी। अब HAL जो है फॉर एग्जांपल अपनी ये जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन है जो प्रोटोकॉल को मीट नहीं करती, हो सकता है इसको डिस्पोज ऑफ कर दें 30 सितंबर से पहले, और 30 सितंबर तक मे बी लेट्स से कि एक न्यू प्रोडक्शन लाइन वो एक्वायर कर लें जो कि प्रोटोकॉल को कंप्लाई करती हो, मॉडर्न हो, तो उनको ये वाली मॉडिफिकेशन की कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये कॉस्ट जो अवॉइड हो सकती है, जो भी अमाउंट आप अवॉइड कर सकते हैं, फिर वो आपकी ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो फ्यूचर एक्सपेंडिचर की कोई प्रोविजन तो रिकग्नाइज नहीं की जाएगी। हाँ, अलबत्ता फ्यूचर एक्सपेंडिचर इस बात को सजेस्ट कर सकते हैं कि जो एसेट्स उस प्रोडक्शन लाइन का हिस्सा हैं, तो उनकी इस एक्सपेंडिचर के आउटफ्लो की वजह से जो वैल्यू इन यूज़ है वो कम हो गई होगी। और वैल्यू इन यूज़ कम होने का मतलब ये है कि एक इम्पेयरमेंट होने का चांस भी है और इम्पेयरमेंट होने की इंडिकेशन मौजूद है। तो इसको आंसर में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन ₹100 मिलियन की कॉस्ट एक्सपेक्टेड है। तो अनाउंसमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने ईयर एंड से पहले कर दी है, बट स्टिल कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि ये एक फ्यूचर एक्सपेंडिचर होना है,
और इसकी कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होगी। और क्यों रिकग्नाइज नहीं होगी? क्योंकि HAL जो है वो इस एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर सकते हैं बाय देयर फ्यूचर एक्शन। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन लाइन जो है इसको डिस्पोज ऑफ कर दें और उसकी जगह नई ले आएं। अच्छा, इसी तरीके से जो एक पर्सपेक्टिव है फर्दर, क्योंकि IAS 37 से बियॉन्ड भी ज़रा सा देखना चाहिए, तो ये एक इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट हो सकती है कि वैल्यू यूज जो एसेट्स इस प्रोडक्शन लाइन का हिस्सा हैं उनकी एक्सपेंडिचर का मतलब है कि उनके आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड होंगे, और आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि वैल्यू यूज कम होगी। वैल्यू यूज कम होगी तो चांस है कि रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगी, और रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगी तो कैरिंग अमाउंट एक्सीड होने की वजह से इंपेयरमेंट लॉस हो सकता है। लाजमी नहीं है लेकिन हो सकता है। तो उस फैक्टर को एक इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट के तौर पर कंसिडर करना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम 6 आइटम्स जो गिवन हैं उनके ऊपर डिस्कशन करें। कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आइडेंटिफाइड नहीं था, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है वो हमारा IAS 10 और 37 पर था, जबकि बाकी स्टैंडर्ड्स जो हम प्रीवियस लेवल पे पढ़ चुके होते हैं जैसे IAS 36, IAS 38 वगैरह, या सेम सिलेबस में या प्रीवियस पेपर में, वो भी इसके अंदर टेस्ट हो रहे थे। तो ये 6 पॉइंट्स की हमारी डिस्कशन थी। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS 37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लॉथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसके अंदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू क्लॉथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड QIL फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड June 30, 2015। इसके बाद हमारे सामने टोटल 4 सिचुएशंस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। रिक्वायरमेंट है कि डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ द अबव इशूज शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2015। सपोर्ट योर आंसर इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट IAS एंड क्वांटिफाई द इफेक्ट वेयर पॉसिबल। तो जहाँ कैलकुलेशंस पॉसिबल होंगी तो वो भी हम मेंशन करेंगे। तो हर सिचुएशन को अब हम 1 बाय 1 देखते हैं जी। तो फर्स्ट सिचुएशन है कि QIL सेल्स all its products on 1-year warranty which covers all types of defects. Previous history indicates that 2% of the products contain major defects, whereas 10% have minor defects. और बाकी 88% में डिफेक्ट नहीं होता होगा। It is estimated that if major defects were detected in all the products sold, repair cost of rupees 150 million would result. तो ये तमाम प्रोडक्ट में होता तो 150 मिलियन लगता, सिर्फ 2% प्रोडक्ट में होगा तो फिर 150 मिलियन का 2% लेंगे। If minor defects were detected in all products sold, repair cost of rupees 70 million would result. तो तमाम प्रोडक्ट में तो नहीं है, सिर्फ 10% में एक्सपेक्टेड है तो 70 मिलियन का 10% लेंगे। टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 830 मिलियन। तो अब इस पर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस करना है, तो हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए जो हम गुड्स ऑलरेडी सेल कर चुके हैं उनसे रिलेटेड। तो सेल वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है जो ईयर एंड पर हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। आउटफ्लो प्रोबेबल है क्योंकि कुछ ना कुछ क्लेम तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे। रिलायबल एस्टिमेट भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ रुपीज़ 10 मिलियन। कैलकुलेशन अगर इसकी हम करेंगे तो 150 मिलियन का 2% जो मेजर डिफेक्ट्स के लिए, और 70 मिलियन का 10% जो माइनर डिफेक्ट्स के लिए, और दोनों को टोटल कर लेते हैं तो 10 मिलियन की अमाउंट हमें मिल जाती है जिसकी हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए। सेकेंड पार्ट है कि QIL हैज 2 लार्ज वेयर हाउसेज A and B. These were acquired under नॉन कैंसिलेबल लीज एग्रीमेंट। नॉन कैंसिलेबल लीज एग्रीमेंट अमूमन ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीज़ों को देखेंगे। वेयर हाउस A है जो जुलाई 1, 2010 में एग्रीमेंट शुरू हुआ था, 10 ईयर्स का पीरियड है, यानी अभी 5 ईयर्स इसमें बाकी हैं। रेंटल अमाउंट पर मंथ 450,000 है। वेयर हाउस B है, ये 2013 में एग्रीमेंट हुआ था, ये 8 ईयर्स का एग्रीमेंट है, इसमें भी 2 ईयर्स गुजर चुके हैं तो रिमेनिंग 6 ईयर्स हैं, और इसका जो रेंटल पर मंथ है दैट इज 300,000। ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस ऑपरेटिंग डिफिकल्टीज QIL वकेटेड बोथ द वेयर हाउसेज ऑन January 1, 2015 and moved to a warehouse situated close to its factory. On the same day QIL sublet warehouse A at rupees 250,000 per month। हालांकि खुद जो रेंट दे रहे हैं वो 450,000 का है।
For the remaining lease period, warehouse B was sublet on March 1, 2015 for 350,000. यानी इसमें तो उल्टा हमें कुछ ज़्यादा ही पैसे मिल रहे हैं, जबकि वेयरहाउस ए के अंदर हमें नुकसान हो रहा है। तो अब सिचुएशन ये है कि क्या ये दोनों सिचुएशंस ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट हैं, और अगर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट हैं तो कितने की प्रोविजन हमें रिकग्नाइज करनी चाहिए। सो हम वन बाय वन दोनों वेयर हाउसेस को डिस्कस करते हैं। पहला वेयर हाउस ए है, तो दिस इज ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें हमारी अनअवॉइडेबल कॉस्ट ज़्यादा हैं और हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो कम मिल रहा है, और इसकी जो अमाउंट बनेगी 200,000 पर मंथ का इफेक्ट है। 5.5 ईयर्स हमारी लीज के बाकी हैं, 12 मंथ एक साल में होते हैं, क्योंकि मंथली रेंट है तो उसे एनुअल पे कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल 13.2 मिलियन बनते हैं। लेकिन आप एग्जैक्ट 13.2 मिलियन की प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओवर द ईयर्स पैसे लगने हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी। क्वेश्चन के अंदर रेट नहीं दिया हुआ जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू को क्वांटिफाई कर सकें, लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं 13.2 मिलियन। इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी चाहिए और इसकी बेस पर हमें इस ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की एक प्रोविजन क्रिएट कर देनी चाहिए। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो हैं वो इसमें एक्सीड कर रही हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो हो गया। जो वेयर हाउस बी है उसके अंदर अनअवॉइडेबल कॉस्ट कम है, यानी हमें एक्चुअली 50,000 पर मंथ की इनकम हो रही होगी, और इस पर कोई ये एक ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इसकी कोई एडजस्टमेंट या प्रोविजन रिकग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट वन इज ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड वन इज नॉट, एंड सेकंड वन डज नॉट रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट। थर्ड सिचुएशन है कि ऑन जुलाई 18, 2015 QIL was sued by an employee claiming damages of rupees 6 million on account of an injury caused to him due to alleged violation of safety regulations on the part of company while he was working on the machine on June 15, 2015। अब क्लेम ईयर एंड के बाद आया है, लेकिन जो इवेंट जिसकी वजह से जिसकी वायलेशन पर केस हो रहा है या क्लेम आ रहा है वो ईयर एंड से पहले है। बिफोर फाइलिंग द सूट ही कॉन्ट्रैक्टेड द मैनेजमेंट ऑन June 29 एंड आस्क फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹4 मिलियन। तो एक किस्म का इनफॉर्मल क्लेम आप कह सकते हैं कि ईयर एंड से पहले भी आया था, विच वॉज टर्न डाउन बाय द मैनेजमेंट, और दैट वॉज 4 मिलियन, और अब जो कोर्ट के थ्रू क्लेम किया गया वो है 6 मिलियन। द लॉयर ऑफ द कंपनी एंटिसिपेट दैट द कोर्ट मे अवार्ड कंपनसेशन रेंजिंग बिटवीन 1.5 मिलियन टू ₹3 मिलियन। हाउएवर इन हिज व्यू द मोस्ट प्रोबेबल अमाउंट इज ₹2 मिलियन। तो जो मोस्ट लाइकली आउटकम होगा हम उसी को अपनी प्रोविजन के लिए यूज़ करेंगे। सो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आंसर बन जाता है कि हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी क्योंकि जो एक्सीडेंट है वो ईयर एंड से पहले हुआ था। प्रोबेबल है कि आउटफ्लो होगा क्योंकि बहुत कम पैसे भी देने पड़े तो देने तो पड़ेंगे 1.5 मिलियन के। रिलायबल एस्टिमेट जो है वो ऑब्लिगेशन का पॉसिबल है, और जिसमें से हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल अमाउंट लॉयर ने डिटरमिन किया दैट इज ₹2 मिलियन, तो इसकी प्रोविजन रिकग्नाइज कर देनी चाहिए। फोर्थ सिचुएशन है कि ऑन November 1, 2014 अ न्यू लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड रिक्वायरिंग ऑल फैक्ट्रीज टू इंस्टॉल स्पेशलाइज्ड सेफ्टी इक्विपमेंट विद इन 4 मंथ। तो ये November 1 में लॉ आया, यानी 4 मंथ्स का मतलब है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। The equipment costing ₹5 million was ordered on December 15, 2014 against 100% advance payment, but the supplier delayed installation to July 31, 2015। यानी जो इक्विपमेंट आपका फेब में इंस्टॉल होना चाहिए था वो आपने इंस्टॉल किया जुलाई के भी एंड पे, सो दैट इज डिले ऑफ 5 मंथ्स। ऑन August 5, 2015 यानी ईयर एंड के बाद द कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द अथॉरिटीज levying a penalty of ₹0.4 million, जो कि 0.1 मिलियन फॉर ईच मंथ है, ड्यूरिंग विच द वॉयलेशन कंटिन्यूड। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जो है ये रह रहा है। अच्छा, इसमें अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो November 1 को लॉ आया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बनता है, और फरवरी के एंड तक हमने करना है। तो मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो ये 4 महीने बन गए। इसके लिए जो है वॉयलेशन कंटिन्यू हुई। QIL हैज़ लॉन्च द क्लेम फॉर द रिकवरी ऑफ पेनल्टी फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द इक्विपमेंट, तो आपने रीइंबर्समेंट के लिए भी केस फाइल कर दिया है। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि जो टोटल डिले है दैट इज़ ऑफ 5 मंथ्स, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, जबकि जो ईयर एंड तक बनते हैं वो बनते हैं 4 मंथ्स। तो हम उन्हीं 4 मंथ्स को कंसीडर करेंगे जो ईयर एंड तक बनते हैं, क्योंकि हम June 30, 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोविजन ऑफ 0.4 मिलियन रिक्वायर्ड है क्योंकि मार्च 1 से June 30 जो 4 मंथ्स बन रहे हैं उसकी बेस पर। उसके बाद हम
इसकी जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जो नॉन कंप्लायंस है वो ऑलरेडी हो चुकी थी। जो रीइंबर्समेंट है उसको हम सिर्फ तब रिकग्नाइज कर सकते हैं अगर वो वर्चुअली सर्टन हो। अब रीइंबर्समेंट को सेपरेट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, यानी प्रोविजन से नेट नहीं करना। प्रॉफिट और लॉस में आप उसको नेट कर सकते हैं अगर आप उसे एज एन एसेट रिकग्नाइज कर रहे हैं एंड इफ इट इज़ वर्चुअली सर्टन। अल्टरनेटिवली अगर आपका क्लेम सिर्फ प्रोबेबल है, वर्चुअली सर्टन नहीं है, तो जो आपका कंटीजेंट एसेट बन जाएगा उसको आप सिंपली डिस्क्लोज करेंगे। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो अमाउंट है दैट शुड हैव बीन 0.5 मिलियन, क्योंकि 5 मंथ्स बनते हैं, लेकिन हम जो आंसर में लिखेंगे वो 0.4 मिलियन ही लिखेंगे, क्योंकि ईयर एंड तक जो है हमारे 4 मंथ्स ही बनते हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईस 37 का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं फ्रॉम स्प्रिंग 2019। क्वेश्चन का टाइटल है ओवर लिमिटेड, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इज दैट ओवर लिमिटेड डील्स इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस है। ओएल इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। टोटल हमें 3 मैटर्स बताए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्कस हाउ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड सपोर्ट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलिवेंट आईएफआरएस। तो वन बाय वन हम इसमें से हर आइटम को इवेल्युएट करेंगे। फर्स्ट वन इज के ओएल सेल्स इंस्ट्रूमेंट्स A1 एंड B1, यानी ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं विद 1 ईयर वारंटी। These units are purchased from a manufacturer Star Limited. The details of warranty are as under. जो A1 है उसमें SL provides warranty services to the customer, यानी कोई जो भी रिपेयर और डिफेक्ट रिमूव करना होता है वो SL यानी सप्लायर करता है, मैन्युफैक्चरर करता है। एंड रिकवर्स 50% ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम OL, यानी 50% अमाउंट जो है वो हमने पे करनी होती है। हाउएवर इन केस ऑफ SL's डिफॉल्ट द वारंटी सर्विसेज वुड हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय OL, यानी अगर मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट कर देता है तो फिर वारंटी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी होंगी, यानी अल्टीमेटली हमारी ऑब्लिगेशन है। दूसरा पॉइंट जो है वो है B1 का। OL प्रोवाइड वारंटी सर्विसेज टू द कस्टमर्स एंड रिकवर्स द इंटायर कॉस्ट फ्रॉम SL। तो जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसमें वारंटी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी हमारी कॉस्ट लगती है वो हम SL से रिकवर कर लेते हैं। तो ऑन 31 दिसंबर इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ ₹4 million and ₹7 million would be incurred in next year for providing warranty services for A1 and B1 respectively sold in 2018, यानी जो ईयर एंड तक हम गुड सेल कर चुके हैं उनके लिए हमें नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर रिस्पेक्टिवली 4 million and 7 million की अमाउंट्स जो है वो इनकर करनी पड़ेंगी। अब अगर इसके आंसर को देखते हैं तो पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली हमें प्रोविजन फॉर वारंटी सर्विसेज तो रिकग्नाइज करनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से करनी चाहिए उस पर अब बात करनी है। So as on year end, OL should recognize a provision for warranty services to be provided as there is a present obligation as a result of past event, क्योंकि हमने प्रोडक्ट सेल किए हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन अब कैसे होगी? अब पहली बात तो ये है कि अगर A1 में देखें तो हमारी जो मेन ऑब्लिगेशन है वो है 50% कॉस्ट हमने पे करनी है और वो SL को पे करनी है। तो हम 4 मिलियन में से 2 मिलियन की प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे, यानी 50% कॉस्ट की। और जो B1 है तो इसमें से एक इशू हो गया कि 50% की तो हमने प्रोविजन रिकग्नाइज कर ली। अच्छा, जो दूसरी है उसकी हम पूरी 7 मिलियन की जो है ऑब्लिगेशन रिकग्नाइज करेंगे, क्योंकि हमने वारंटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो इसमें हमने पूरी 7 मिलियन की रिकग्नाइज कर ली। लेकिन इन दोनों में एक एक इशू और है। पहली बात तो ये कि ये जो 4 मिलियन में से हमने 2 मिलियन रिकग्नाइज किए, इसमें बाकी 50% हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि IS 37 में ये मेंशन है कि जहाँ पे ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हो उसमें जो दूसरी पार्टी के हिस्से की लाइबिलिटी है वो हमारे लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी है, जितनी दूसरी सेटल करेगी। हाँ, और वो प्रोविजन बन जाएगी अगर SL डिफॉल्ट कर दे।
So OL is required to disclose a contingent liability for remaining warranty cost of A1 which should be incurred by SL as OL would be responsible for it in case of SL's default. तो ये हमारी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, बाकी 50% और इसकी कंटीजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए। अब जहां तक बात है 7 मिलियन की अमाउंट की फ्रॉम B1, तो उसकी हमें रीइंबर्समेंट मिल सकती है। रीइंबर्समेंट किससे मिल सकती है? एसएल से मिल सकती है। तो उसका हम कहते हैं कि जी एक जो यहाँ पे वर्डिंग एड शोज के जी हमें पूरी की पूरी अमाउंट रिकवर हो जाती है, सो इट सीम्स टू बी वर्चुअली सर्टन। और जब वर्चुअली सर्टन हो तो आप एक सेपरेट एसेट रिसीवेबल का रिकॉर्ड कर सकते हैं और इनकम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फर्दर ओएल शुड रिकॉग्नाइज अ सेपरेट एसेट टू द एक्सटेंट दैट रीइंबर्समेंट फ्रॉम एसएल इन रिस्पेक्ट ऑफ B1 आर वर्चुअली सर्टन। प्रॉफिट और लॉस में आप ये फिगर नेट भी शो कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रोविजन अलग लाइबिलिटी के तौर पर शो होगी और जो रीइंबर्समेंट का एसेट है वो सेपरेट शो होगा। सेकंड सिचुएशन है कि इन अक्टूबर 2018 यानी ईयर एंड से 2 मंथ्स पहले OL was sued by a customer for rupees 18 million on account of supply of substandard surgical instruments. By end of the year, OL communicated to the customer via email to rupees 5 million. तो हम 5 million पे करने के लिए तो खुद एग्री हो गए, तो ये पहला इशू है। In respect of remaining amount of the claim, OL's lawyers anticipate that there is 70% probability that the court would award rupees 6 million and 30% probability that the amount would be rupees 4 million. यानी बाकी अमाउंट भी देनी ही पड़ेगी, ये तो लॉयर्स का ओपिनियन है, इसका मतलब है उसकी भी प्रोविजन बननी चाहिए। और क्योंकि ये एक सिंगल ऑब्लिगेशन है तो हम 70% प्रोबेबिलिटी मोस्ट लाइकली आउटकम बनता है। तो ये जो 6 मिलियन है ये हमारी दूसरी जो है इम्प्लीकेशन बन जाती है। फिर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि OL लॉन्च्ड द क्लेम विद द सप्लायर इन दिसंबर 2018, यानी ईयर एंड से पहले हमने क्लेम भी फाइल कर दिया था। सप्लायर प्रिंसिपली एक्सेप्टेड द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 9 मिलियन, यानी 9 मिलियन सप्लायर ने एग्री कर लिए। तो ये तीसरा पॉइंट है, ये वर्चुअली सर्टन है और इसका हम एक सेपरेट रिसीवेबल एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। However, OL is still negotiating with the supplier and it is probable that OL would recover probable अ फर्दर सम ऑफ रुपीज 3 मिलियन। और क्योंकि ये प्रोबेबल है तो इसका मतलब है कि इसमें कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज होगा, तो ये 4 इम्प्लीकेशन है। तो ये हम 4 बातें अपने आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो 5 मिलियन हम एग्री कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमने देने हैं, वो तो हमारी लाइबिलिटी है ही है और वो हम ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं। तो एज ऑन 31 दिसंबर OL इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अ लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 5 मिलियन एज दिस हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय OL। दूसरा इशू ये है कि मोस्ट लाइकली आउटकम की बेस पर 6 मिलियन की प्रोविजन रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द क्लेम अ प्रोविजन ऑफ रुपीज 6 मिलियन शैल बी मेड एज इट इज मोस्ट लाइकली दैट OL वुड रिक्वायर टू पे दिस अमाउंट एज एडवाइज्ड बाय लॉयर्स। तीसरी बात यह है कि 9 मिलियन का क्लेम वर्चुअली सर्टन है कि हमें रिसीव हो जाएगा। तो OL शुड रिकॉग्नाइज अ सेपरेट एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 9 मिलियन एज इट इज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल। और आप ये देखें कि ऑलरेडी आपने 5 मिलियन और 6 मिलियन की लाइबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है, तो 11 से कम ही है 9, इससे 9 एक्सीड नहीं कर सकता, तो एक्सीड करता भी नहीं है यहाँ पे। एज इट इज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द सप्लायर देयरफॉर इट विल बी टेकन एज वर्चुअली सर्टन, और इसको हम रिकॉग्नाइज कर देंगे एज अ रिसीवेबल। जो प्रॉफिट और लॉस में अगर आप चाहें तो अमाउंट को नेट पर भी शो कर सकते हैं, लेकिन एसेट और प्रोविजंस जो हैं वो तो अलग अलग शो करनी ही है। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है, क्योंकि प्रोबेबल है तो ये जो 3 मिलियन एक्स्ट्रा का चांस है आपके पास कि प्रोबेबल है, इनको एक कंटीजेंट एसेट के तौर पर डिस्क्लोज किया जाएगा। इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज एन एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जस्ट डिस्क्लोजर रिकॉर्ड करेंगे। देन थर्ड सिनेरियो है OL हैज इंपोर्टेड 7,000 यूनिट्स ऑफ अ मेडिसिन एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 70 मिलियन, और इट शोज के तकरीबन जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है दैट इज रुपीज 10,000। However, in November 2018, a study was published in a medical journal, यानी ईयर एंड से पहले स्टडी पब्लिश हो गई थी, which reveals that results of an alternate medicine are much better. At year end, 5,000 units were in stock on 25th January, 4,000 units were sold at 8,000 per unit, यानी ईयर एंड के बाद हमें वो यूनिट्स कम अमाउंट पर सेल करने पड़ रहे हैं, और सिचुएशन जो है वो ईयर एंड से पहले ही नज़र आ रही है कि जिस वजह से हमें ये नुकसान हो रहा है। OL हैज़ आल्सो पेड 10% कमीशन, तो NRV जो है वो कम है, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो अब इस पर जो इम्प्लीकेशन बनती है, तो पहली बात तो ये कि जो न्यू अल्टरनेटिव ड्रग है वो ईयर एंड से पहले ही आ गई थी, और वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी जो स्टॉक की वैल्यू है वो रिड्यूस हो चुकी थी। फर्दर हमें एविडेंस इस बात से मिल जाता है कि बाद में जो हमने सेल की तो वो काफ़ी कम पर हुई, यानी रुपीज़ 8,000 विद 10% कमीशन, जबकि हमारी कॉस्ट ही 10,000 पर यूनिट की आ रही थी।
अब अकॉर्डिंग टू IS2 हमें इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहिए एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो क्लियरली यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है, NRV लोअर है, तो हमें NRV पे वैल्यू करना चाहिए। तो हमें अपना सारा स्टॉक NRV पे वैल्यू करना होगा जो ईयर एंड पे मौजूद था, जो बाद में सिर्फ सेल हुआ है वो नहीं, या जो उसके बाद बचा वो नहीं, जो सारा ईयर एंड पे मौजूद था। तो ईयर एंड पर हमारे पास मौजूद थे 5000 यूनिट, और उसमें से 8000 सेलिंग प्राइस माइनस 800 का कमीशन, यानी 7200 नेट हमारी NRV आ जाएगी। 7200 इंटू 5000 यूनिट ₹36 मिलियन जो है, इस पर हमें स्टॉक को वैल्यू करना चाहिए। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS 37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है रोजले। मार्क्स हैं इसके 15। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें है कि द एंटिटी इज अ डाइवर्स ग्रुप विद मैनी सब्सिडरीज। द ग्रुप इज प्राउड ऑफ इट्स रेपुटेशन एज अ केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन and has adopted various ethical policies towards its employees and the wider community in which it operates। तो ये कुछ इंडिकेशन शो कर रही है कि एंटिटी की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी इन मैनी सिचुएशन। As part of its annual report, the group publishes details of its environmental policies, which include setting performance targets for activities such as recycling, controlling emissions of noxious substances, and limiting use of non-renewable resources। तो वंस अगेन ये जो पॉलिसीज़ हैं, environmental policies, ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि एंटिटी की काफ़ी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं। The finance director is reviewing the accounting treatment of various items prior to finalizing the accounts for the year ended 31st March 20x4। All items are material, तो जहाँ पे भी होगा तो material assume करेंगे in the context of the accounts as a whole। Accounts are due to be approved by the directors on 30th June 2004। तो 2004 के जून में जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डेट ऑफ ऑथराइजेशन होगी, और इस बेसिस पर जो हमारा ईयर एंड है वो मार्च का है, तो 3 मंथ्स का टाइम है। और इन 3 मंथ्स के अंदर जो इवेंट हो रहे होंगे उस हिसाब से एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग भी देखना पड़ेगा IS 10 को अप्लाई करते हुए, और IS 37 की इम्प्लीकेशन भी होंगी। तो फिर उसके बाद हमें कुछ स्नैरियोज दिए हुए हैं। फर्स्ट स्नैरियो है क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, देन है रीलोकेशन ऑफ सब्सिडरी, देन लीगल क्लेम एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ओवरसीज सब्सिडरी। और इन 4 आइटम्स के ऊपर रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सप्लेन ईच ऑफ द आइटम्स अबव, हाउ ईच ऑफ द आइटम्स अबव शुड बी ट्रीटेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2004 20x4। तो बेसिकली हमने 4 जो सिचुएशंस हैं उनको ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैसे डील किया जाएगा। तो वन बाय वन हम इसमें से हर आइटम को देखेंगे। सबसे पहला आइटम है जी क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, तो इसको हम देखते हैं। तो ऑन 15 Feb 2004 द बोर्ड ऑफ रोजले डिसाइडेड, ईयर एंड से पहले मार्च में ईयर एंड हो रहा है तो फेब में ये डिसीजन हो गया, टू क्लोज डाउन अ लार्ज फैक्ट्री इन डर्बी टाउन। द बोर्ड इज ट्राइंग टू ड्रॉ अप अ प्लान टू मैनेज द इफेक्ट्स ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज इनवाइजेड दैट प्रोडक्शन विल बी ट्रांसफर्ड टू अदर फैक्ट्रीज। सो ट्राइंग टू ड्रॉ अप, यानी अभी तक अगर हम देखें तो कोई जो है डिटेल्ड फॉर्मल प्लान नहीं बना रीस्ट्रक्चरिंग का। And it is envisaged that production will be transferred to other factory. The factory will be closed on 31st August 2004, but at 31st March जो year end है, this decision had not yet been announced to the employees or to any other interested parties। तो एक तो अभी डिटेल्ड फॉर्मल प्लान भी हम देख रहे हैं कि लैक करता है, और कम्युनिकेशन भी नहीं हुई, तो इस वजह से ईयर एंड पर तो प्रोविजन या लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एस्टिमेटेड एट ₹45 मिलियन। अब पहली बात तो ये देखें तो जो फैक्ट्री का ये क्लोजर है, क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग है? तो यस, इट अपेयर्स टू बी अ रीस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि इसके अंदर जो बिजनेस है वो हम चेंज कर रहे हैं, और उसके अंदर एक टोटली डिफरेंट टाउन के अंदर या डिफरेंट काउंटी में जो है ना हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स के इट वुड शो कि एक रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, क्योंकि इसके अंदर रीलोकेशन ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व है, और इसका मतलब है दूसरी जगह पे जाकर बिजनेस होगा तो उसको करने का तरीक़ाकार भी चेंज हो रहा होगा। तो मे बी कंट्री चेंज हो रहा है या काउंटी चेंज हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन के ऑलरेडी इनके ऑपरेशंस कहाँ पर हैं। तो एज द फैक्ट्री क्लोजर चेंजेस द वे इन विच द
business is conducted, it involves the relocation of business activities and it appears to be restructuring, क्योंकि इसके अंदर manner of doing business obviously change हो रहा होगा. अब क्लियरली कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है जिसकी वजह से ये किया जा रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकती है. लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी नहीं है क्योंकि अभी तक प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अप अ फॉर्मल प्लान भी चल रहा है और जो बोर्ड डिसीजन है अकेले कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई. अब बोर्ड डिसीजन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, इसलिए कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करेंगे. अब अगर हम ये देखते हैं कि ग्रुप जो है वो ईयर एंड के बाद इस रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है या अनाउंस कर देता है टू दोज अफेक्टेड, तो ये तब भी एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा. बट ऑब्वियसली क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग एक मटेरियल आइटम होता है और क्वेश्चन में ये बताया हुआ भी है कि मटेरियल है तमाम इवेंट्स, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा. लेकिन हमें इसको डिस्क्लोज करना होगा इन अकॉर्डेंस विद IAS 10, जिसमें हम इसके नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट को डिस्क्लोज करेंगे. सेकेंड पॉइंट है जी रीलोकेशन ऑफ सब्सिडरी का. ड्यूरिंग दिसंबर 20x3 यानी ईयर एंड से तकरीबन 3 महीने पहले, वन ऑफ द सब्सिडरी कंपनीज मूव फ्रॉम बकिंगटन टू सुंदर टाउन इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट ग्रांट्स. तो एक सब्सिडरी कंपनी जो है उन्होंने भी रीलोकेशन की है. इट्स मेन प्रेमिसेस इन बकिंगटन आर हेल्ड अंडर एन ऑपरेटिंग लीज. तो वो ऑपरेटिंग लीज पर हैं यानी रेंटल अरेंजमेंट पर हैं, विच रन्स अंटिल 31 मार्च 20x9, यानी हम जिस ईयर एंड की बात कर रहे हैं उससे 5 ईयर्स बाद तक की लीज है. एनुअल रेंटल्स अंडर द लीज आर ₹10 million पर एनम. द कंपनी इज अनेबल टू कैंसिल द लीज, नॉन कैंसिलेबल लीज है तो ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. बट इट हैज लेट सम ऑफ द प्रीमिसेस टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एट अ नॉमिनल रेंट, यानी मामूली रेंट पर दिया हुआ है. तो इसका मतलब है कि जो पूरा रेंट है वो तो रिकवर होने के चांसेस नहीं है इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. The company is attempting to rent the remainder of the premises at a commercial rent, but the director have been advised that the chances of achieving this are less than 50%, यानी even probable भी नहीं है. तो इस ऑपरेटिंग लीज के सिनेरियो को हमें कैसे डील करना चाहिए? पहली बात तो ये कि ये जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें नज़र आ रहा है कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो हैं वो ज़्यादा हैं और जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे होंगे वो कम हैं. यानी हमें जो कमर्शियल रेंट मिलने का चांस नहीं नज़र आ रहा, नॉमिनल रेंट मिल भी गया तो वो थोड़ा होगा और 10 million पर एनम की हम कॉस्ट इनकर कर रहे होंगे. तो फॉर दैट रीज़न दिस इज़ ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट. दूसरी बात यह है कि क्लियर लीगल ऑब्लिगेशन है क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है और इस वजह से आपको लीज रेंटल सेटलमेंट में पे करने पड़ेंगे. सो यू शुड रिकग्नाइज अ प्रोविजन, और प्रोविजन कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग लीज पेमेंट, यानी आपको जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से पैसे मिलने हैं उसको लेस कर दें जो आपके रेंटल्स हैं और उसके बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें. तो दैट वुड बी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, यानी पेमेंट में से रिसीट्स भी माइनस करके नेट हो जाए. जो करंट अरेंजमेंट है चैरिटी के साथ वो नॉमिनल रेंटल इनकम जनरेट करेगा सिर्फ, और इसका इफेक्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है इफ़ मटेरियल. अब जो चांसेस हैं जहाँ तक कमर्शियल रेंट पर जाने के तो वो लेस देन 50% है. अब लेस देन 50% का मतलब है कि वर्चुअली सर्टन भी नहीं है और प्रोबेबल भी नहीं है. वर्चुअली सर्टन नहीं है तो मतलब रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं कर सकते और प्रोबेबल नहीं है तो इवन कंटीजेंट एसेट भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ ये जो ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसकी प्रोविजन को डिस्क्लोज किया जाएगा, इसकी नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, इसकी एक्सपेक्टेड टाइमिंग, अनसर्टेनिटीज वगैरह को हम डिस्क्लोज करेंगे. थर्ड सिचुएशन हमारे पास है एक लीगल क्लेम की, जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं एंटिटी के अगेंस्ट. तो ड्यूरिंग द ईयर टू 31 मार्च 2004 a customer started legal proceeding against the group claiming that one of the food products that it manufactures had caused several members of his family to become seriously ill. तो अब ये ड्यूरिंग द ईयर ही क्लेम फाइल हो गया, इसका मतलब है इवेंट ऑलरेडी हो चुका है. ग्रुप लॉयर्स हैव एडवाइज्ड दैट दिस सेक्शन विल प्रोबेबली नॉट सक्सीड, लेकिन इसके सक्सीड होने के चांसेस नहीं हैं, यानी ये प्रोबेबल नहीं है. अब क्योंकि ये प्रोबेबल नहीं है, अनलाइकली है, तो ऑब्वियसली इसकी हम प्रोविजन तो रिकग्नाइज नहीं करेंगे. लेकिन अब चांसेस रिमोट हैं या नहीं है तो वो अगर देखें तो उसको ज़रा चेक करना पड़ेगा. अगर रिमोट नहीं है तो फिर एक कंटीजेंट लायबिलिटी बनती है. एंड अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स इज रिमोट. रिमोट होगा तो सिंपली इग्नोर कर दें. लेकिन अगर रिमोट नहीं है तो फिर कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज की जाएगी. और कंटीजेंट लायबिलिटी जब डिस्क्लोज करेंगे तो उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट एंड इंडिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटीज जो अमाउंट से रिलेटेड हैं उनको डिस्क्लोज किया जाएगा. लास्ट एंड फोर्थ पार्ट जो है इसका, दैट इज अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ओवरसीज सब्सिडरी. द ग्रुप हैज एन ओवरसीज सब्सिडरीज दैट इज इन्वॉल्व्ड इन माइनिंग प्रीशियस मेटल्स.
These activities cause significant damage to the environment including deforestation. और एंटिटी की जो है वो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं. द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अबेंडन द माइन इन 8 years टाइम. द माइन इज सिचुएटेड इन अ कंट्री वेयर देयर इज नो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन obliging companies to rectify environmental damage, यानी लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है. एंड इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट एनी सच लेजिस्लेशन विल बी इनेक्टेड विद इन द नेक्स्ट 8 years. तो ना ही फ्यूचर में कोई ऐसा चांस है, और वो भी अगर लॉ का चांस भी होता तो उसको तब देखा जाता अगर उसका सब्जेक्टिव जो है एविडेंस मौजूद है, एप्रोप्रिएट होता. तो it has been estimated that cost of cleaning the site and replanting the trees will be rupees 25 million if the replanting was successful at the first attempt, but it will probably be necessary to make a further attempt which will increase the cost by further rupees 5 million. So probably ज़रूरी होगा, तो इसका मतलब है कि 25 million भी लगेंगे और ये 5 million भी लगेंगे अगर क्लीन अप किया जाता है. अब यहाँ पर तो ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन का स्टार्ट था हमारे पास जिसमें हमने रीड किया कि एंटिटी की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, जिसके अंदर जो ग्रुप है वो ये कमिट करता है कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा. रिसाइकलिंग भी है उसके अंदर और भी चीज़ें हैं. तो उसकी वजह से एक एंटिटी की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी. सो क्लियर है कि लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली देयर वुड बी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. तो it is clear that there is no legal obligation to rectify the damage. However, through its published policies, the group has created expectations and there is therefore constructive obligation. और obviously उस पर पैसे जो लगेंगे तो outflow of economic benefit भी probable है. मोस्ट लाइकली आउटकम जो हमें नज़र आता है दैट इज़ 30 million, यानी ये 25 million भी लगेंगे और 5 million फर्दर अटैम्प्ट के भी लगेंगे. एक्सपेंडिचर जो है वो क्योंकि 8 years के बाद होना है, जो टाइम दिया हुआ है हमें, तो 8 years के बाद होना है. इसका मतलब है कि काफ़ी टाइम आफ्टर फ्यूचर होना है, और इसका मतलब है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट जो है वो मटेरियल होगा, और इस वजह से हमें इसे डिस्काउंट करना चाहिए प्री टैक्स रेट को यूज़ करते हुए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रोविजन के रेलिवेंट डिस्क्लोजर्स हैं वो भी देने चाहिए, जिसमें कैरिंग अमाउंट एंड अनसर्टेनिटीज़ एंड नेचर ऑफ द प्रोविजन को हम रिफ्लेक्ट करेंगे. वेलकम टू एबीसी कैंपस. आज हम आईएस 37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं. जे मार्ट 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इसके अंदर टोटल 6 सिनेरियोज हैं जिनको हमने 1 by 1 कवर करना है. जे मार्ट लिमिटेड, अ चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हैज डिस्ट्रीब्यूटेड its operations into 4 divisions: food, furniture, clothing and household appliances. The following information has been extracted from the records. और इसके बाद हमें 4 situations यहाँ पर दी हुई हैं, 2 situations और हैं, और फिर requirement ये है कि describe how each of the above issue should be dealt with in the financial statements for the year ended June 30, 2015. Support your point of view in the light of relevant international accounting standards for 15 marks. तो हम इसमें से हर इशू को 1 by 1 सेपरेटली डिस्कस करेंगे. पहला इशू है कि कंपनी अलाउज द डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स टू रिटर्न द गुड्स विद इन 30 days. इट इज एस्टिमेटेड दैट 5% ऑफ द सेल्स मेड इन जून 2015 विल बी रिफंडेड इन जुलाई 2015. सो कंसिडरिंग दैट, जो इसका आंसर हमारे पास बनेगा वो ये है कि जो कंडीशंस अटैच्ड हैं उससे हमारी एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाती है कि अगर कोई कस्टमर गुड्स वापस करने आता है तो हमारी पॉलिसी है, हम उन्हें गुड्स का रिटर्न अलाउ करते हैं और पैसे वापस कर देते हैं, तो रिफंड दे दिया जाता है. तो इट बिकम्स आर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. और इसके साथ ही कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की बेस पर हमें एक लाइबिलिटी रिकग्नाइज करनी चाहिए. लेकिन अगर हम IFRS 15 ही प्रॉपरली अप्लाई कर लें तो उसके मुताबिक भी रेवेन्यू हमें 95% सेल्स का रिकॉर्ड करना चाहिए. जो 5% आइटम जो हैं जो वापस हो जाने उन्हें हम रिकग्नाइज करेंगे एज कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी. तो अगर एज कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ना रिकॉर्ड किया हो तो देन अंडर IAS 37 भी हमें स्टिल उनको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि हमने इतनी अमाउंट रिफंड करनी है. तो दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव टू पे. और इसमें रिलेटेड कॉस्ट जो हैं वो रिवर्स होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अमाउंट्स का आप रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर रहे उतनी फिर आपको कॉस्ट भी यूजिंग द मैचिंग कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए. और उसको रिकग्नाइज किया जा सकता है राइट टू प्रोडक्ट, राइट टू रिटर्न प्रोडक्ट, कोई भी आप उसका नाम रख सकते हैं अगर इन केस ऑफ रिटर्न जो आपके पास गुड्स आएंगी उनके लिए.
सेकेंड पार्ट है कि ऑन जून 2015 3 एम्प्लॉयज वर सीरियसली इंजर्ड, और अब ये जो अगर हम ईयर एंड अपना देखते हैं तो उससे ये पहले का इवेंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ द फायर एट द कंपनीज वेयर हाउस दे हैव लॉन्च्ड क्लेम सीकिंग डैमेजेस ऑफ ₹2 million फ्रॉम द कंपनी। तो क्लेम बेशक उन्होंने ईयर एंड के बाद फाइल किया हो, जो इवेंट जिसकी वजह से हमारी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो सकती है वो ईयर एंड से पहले हो चुका है। एंड कंपनीज लॉयर्स हैव एडवाइज दैट इट इज़ प्रोबेबल दैट द कोर्ट में अवार्ड कंपनसेशन ऑफ 400,000। तो साथ ही अगर हम देखें तो प्रोविजन का क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है, क्योंकि देयर इज ऑब्लिगेटिंग इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और प्रोबेबल आउटफ्लो है जैसे लॉयर्स ने बताया, और रिलायबल एस्टिमेट भी अवेलेबल है लॉयर्स की तरफ से 400,000 का, तो एक प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए। तो इसके आंसर में हम मेंशन करेंगे कि सिंस द लॉ सूट वॉज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस एट ईयर एंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है और इसकी प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए, प्रोविजन के तमाम क्राइटेरिया इसमें मीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, अंडर अ न्यू लेजिस्लेशन द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक डिटेक्टर्स एट ऑल द स्टोर्स बाय December 31, 2015, यानी ईयर एंड के 6 मंथ बाद। द कंपनी हैज़ नॉट येट इंस्टॉल्ड द स्मोक डिटेक्टर्स। तो इसका कॉन्सेप्ट तो ये है कि कोई हमारी ईयर एंड पे ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है कॉस्ट ऑफ फिटिंग द स्मोक डिटेक्टर्स, और ना ही हमारे कोई फाइन वगैरह, क्योंकि जो डेट है वो फ्यूचर की डेट है। हाँ, हम 31 दिसंबर तक अगर नहीं इंस्टॉल करते तो हमें फ़ाइन लग सकता है, लेकिन वो फ्यूचर में लगेगा, अभी हमारी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए हम कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं कर रहे होंगे। तो हम आंसर में लिखेंगे कि हमारा कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है ईयर एंड पर, कॉस्ट ऑफ फिटिंग द स्मोक डिटेक्टर्स और फॉर फाइन्स अंडर द लेजिस्लेशन, और इस वजह से हमें कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि ऑन June 20, 2015 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द हाउस होल्ड अप्लायंस डिवीजन, हाउएवर द डिसीजन वाज मेड पब्लिक आफ्टर June 30, 2015। तो IAS 10 को अगर हम अप्लाई करते हैं और फिर उसके साथ अगर हम IAS 37 की प्रोविजंस को भी देखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जस्ट डिसीजन था, और जो डिसीजन है वो अनाउंस नहीं किया गया था। जब तक डिसीजन अनाउंस नहीं किया जाता हमारी ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती, तो ईयर एंड पर हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी और हमें इसकी कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करनी चाहिए। हाउएवर क्योंकि ईयर एंड के बाद आप अनाउंस कर रहे हैं तो ये एक नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट बन जाता है, और नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट के जो रेलिवेंट डिस्क्लोजर्स हैं वो दिए जाएंगे, तो हम उसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। The obligating event is the communication of decision to the customers and employees, which gives rise to constructive obligation from that date because it creates a valid expectation। तो हम इसकी कोई जो कम्युनिकेशन नहीं की गई थी ईयर एंड तक, तो प्रोविजन तो कोई रिकग्नाइज नहीं करेंगे, लेकिन इसके डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी हैज अ लार्ज वेयर हाउस इन लाहौर विच वॉज एक्वायर्ड अंडर अ 3-year रेंट एग्रीमेंट साइंड ऑन April 1, 2014। द एग्रीमेंट इज नॉन कैंसिलेबल। तो ये एक टिपिकल केस है नॉन कैंसिलेबल लीज का, जिसके हम ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। एंड कंपनी कैन नॉट सबलेट द वेयर हाउस, यानी अब हमारे इस्तेमाल में भी वो चीज़ नहीं है। हाउएवर ड्यू टू ऑपरेशनल डिफिकल्टीज द कंपनी शिफ्टेड द वेयर हाउस टू अ न्यू लोकेशन, और हम उसको किसी और को रेंट पर भी नहीं दे सकते और कैंसिलेबल भी नहीं है कि हम लीज कैंसिल कर सकें, तो वी वुड बी पेइंग रेंट फॉर सम टाइम और हम उस प्रॉपर्टी का कोई बेनिफिट नहीं ले सक रहे होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट हम ऑलरेडी क्योंकि कर चुके हैं रेंट का, और इस वजह से हम इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अनअवॉइडेबल हमारी कॉस्ट लगनी है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से हमारा एक लीगल ऑब्लिगेशन साइनिंग ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से राइज होती है, और इसकी प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए उन अमाउंट्स की जो अनअवॉइडेबल रेंट पेमेंट्स हैं। अगर रेंट पेमेंट्स जो है वो लॉन्ग टर्म है तो उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी बेस पर रिकग्निशन होगी। तो ये हमारे जो 5 पॉइंट्स हो गए। अब 6 पॉइंट है कि 15% कैश डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड ऑन July 5, 2015, यानी ईयर एंड के 5 डेज के बाद। अब यहाँ पर हमारा IAS 10 अप्लाई होता है। IAS 10 में क्लियरली ये मेंशन है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है आफ्टर द ईयर एंड तो वो एक नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट कंसीडर होगा, ईयर एंड पर उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती और उसको हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। हाउएवर डिविडेंड जो है वो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द एंटिटी और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस वजह से उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया जाएगा और अंडर IAS 1 उसके जो रेलिवेंट डिस्क्लोजर्स हैं वो दिए जाएंगे। सो नो ऑब्लिगेशन एट ईयर एंड, इट्स अ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट, बट IAS 1 के मुताबिक आपने उसके डिस्क्लोजर देने हैं। सो इस क्वेश्चन की 6 पार्ट थे और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको 1 by 1 हमने डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।